हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए, मान लीजिए एक आवेश Q रखा हुआ है और एक आवेश स्मॉल q को हम इसके पास लेके आएँ या इसको यहाँ पर रख दें तो क्या करता है, एक बल का अनुभव करता है। वो हम कूलाम के नियम से पढ़ चुके हैं। और बल का अनुभव अगर सेम नेचर में है तो कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब ये प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या इस आवेश से निकल रहा है जिसकी वजह से ये फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, बल का अनुभव कर रहा है। तो देखिए वही क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर एक अन्य आवेश वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। इसके बाद टॉपिक है वैद्युत वल रेखाएं। वैद्युत वल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत वल रेखाएं तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? तो पहले इसका डेफिनेशन समझिए। वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं कि वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वो काल्पनिक रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वो काल्पनिक रेखाएं जो एक निष्कोण वक्र पर चलती हैं। किस पे? निष्कोण वक्र। अब देखिए यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज किया है, निष्कोण वक्र। निष्कोण वक्र का मतलब क्या है? स्मूथ कर्व। क्या है? स्मूथ कर्व। ठीक है ना। तो स्मूथ कर्व होती हैं वैद्युत बल रेखाएं जिन पर अगर कोई एक आवेश रख दिया जाए। क्या रख दिया जाए? एक आवेश रख दिया है। वो कैसा हो? फ्री आवेश हो। कैसा हो? फ्री आवेश हो या फिर वो आइसोलेटेड हो। आइसोलेटेड का मतलब क्या है? सिंगल हो, कोई सिंगल आवेश है तो वो क्या करे, उस पर मोशन करने लगे, उसी कर्व पे क्या करने लगे, वो गति करने लगे। तो उन रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या हो गई? किसी आवेश के कारण उत्पन्न या किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिनके निष्कोण वक्र पर क्या होता है, एक आवेश, फ्री आवेश या फिर एक आइसोलेटेड आवेश क्या करता है, स्वतंत्र रूप से गति करता है। वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। अब देखिए वैद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो प्रॉपर्टी समझेंगे हम वैद्युत बल रेखाओं की, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। देखिए वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले ये रेखाएं क्या होती हैं? प्लस आवेश से, फर्स्ट है, ये रेखाएं प्लस आवेश से स्टार्ट होती हैं और माइनस आवेश पर जाकर क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। ठीक है। ये प्लस से निकलेंगी और माइनस पे जाके क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। ठीक है। और अगर कोई सिंगल आवेश है, जैसे मान लीजिए प्लस का क्यू आवेश है और एक मान लीजिए माइनस का क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश से क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और कहाँ तक जाती हैं? वो अनंत तक जाती हैं। कहाँ तक जाती हैं? इनफाइनाइट तक, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलती हैं। और जो माइनस आवेश होता है उसकी तरफ क्या आती हैं? अनंत से वैद्युत बल रेखाएं आती हैं। इस तरीके से। ठीक है ना। ये सिंगल चार्ज के लिए है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसका? अब देखिए, अगर हम डबल चार्ज की यहाँ पर बात करें, यानी प्लस क्यू रखा हुआ है और एक माइनस क्यू रखा हुआ है, तो ये रेखाएं क्या करेंगी? प्लस से निकलेंगी और माइनस पर जाके क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। इस तरीके से प्लस पर निकलेंगी और माइनस पर जाके क्या हो जाएंगी? ये फिनिश हो जाती हैं, यानी ये लौट के नहीं आती हैं, लौट के नहीं आती हैं। इस तरीके से। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? जहां पर ये बल रेखाएं पास पास होंगी, ये बल रेखाएं जहां पर पास पास होंगी वहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? बहुत ज़्यादा प्रबल होता है। और जहां पर ये रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? दुर्बल होता है। ठीक है ना। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी समझिए कि दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती हैं। यानी ये जो दो रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं हैं, ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये वाली जो है वो इस तरीके से इसको क्रॉस कर जाए। ये कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी क्रॉस? देखिए उसका रीजन समझिए। तो पहले ये समझिए
कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा को हम किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से पता लगाते हैं कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। ठीक है, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लिए क्या करते हैं, एक लाइन, ये वैद्युत बल रेखा है, एक स्मूथ कर्व है, और इस पॉइंट पर हमको पता करना है कि वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है। तो आप क्या करिए, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। ये अगर P पॉइंट है तो ये जो टेंजेंट की डायरेक्शन है यही क्या बताता है, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बताता है। अगर हम इस P पॉइंट की बात, Q पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या बताएगा, इधर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है ना। तो हमने बताया कि दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये जो क्रॉस वाला पॉइंट है यहाँ पर हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जो क्या करते हैं, एक रेखा के बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाओं को बताता है, जो कि क्या पॉसिबल नहीं है। केवल एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है और वो वैद्युत क्षेत्र की केवल एक ही डायरेक्शन बताएगा, दो डायरेक्शन नहीं बताएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए अगर हम दो पॉजिटिव चार्ज ले लें, अगर मान लीजिए दो सिमिलर पॉजिटिव चार्ज हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये, फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो यहाँ से रेखाएं निकलेंगी बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ रेखाएं निकलेंगी, और यहाँ से भी क्या होंगी, बाहर की तरफ रेखाएं निकलेंगी इस तरीके से। ये रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी। ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये वाला Q1 मान लें हम, और ये वाला Q2 है, और यहाँ पर हमने मान लिया जो Q1 है वो ग्रेटर देन Q2 है, तो यहाँ से जाहिर सी बात है जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा वहाँ से रेखाएं ज़्यादा निकलेंगी, जिसका कम होगा वहाँ से रेखाएं कम निकलेंगी। तो यहाँ से रेखाएं क्या होंगी, ज़्यादा निकलेंगी। ज़्यादा निकलेंगी यहाँ से, और बाहर की तरफ निकलती हैं प्लस से। और इन दोनों को आवेशों को मिलाने वाली रेखा के एक यहाँ पॉइंट पर क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट होता है। कैसा पॉइंट होता है, एक उदासीन बिंदु होता है। अगर यहाँ से डिस्टेंस R1 है और यहाँ से डिस्टेंस R2 है, तो देखिए उदासीन बिंदु पर हम क्या करें, एक टेस्ट चार्ज को रख दें, तो ये क्या करेगा, अगर इस टेस्ट चार्ज को हम इधर की तरफ डिस्प्लेस कर देंगे तो लौट के यहीं पे आ जाएगा, और इधर कर देंगे तब भी लौट के यहीं पे आ जाएगा। स्पेसिस को क्या बोलते हैं, हम उदासीन बिंदु बोलते हैं। तो अगर इन दोनों के बीच में देखिए फोर्स लगेगा, वो किधर लगेगा, इधर लगेगा। इन दोनों के बीच में फोर्स इधर लगेगा, और यहाँ पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। नेट फोर्स क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है इधर की तरफ लग रहा है F1 और इधर की तरफ F2 लग रहा है, आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी F1 इक्वल टू F2 होगा। तो हम कह सकते हैं कि Q1 Q0 अपॉन R1 स्क्वायर इक्वल टू K Q2 Q0 अपॉन R2 स्क्वायर। ये यहाँ से कट जाएगा तो एक रिलेशन निकल आएगा, Q1 अपॉन R1 इक्वल टू Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें समझेंगे, ये जो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं होती हैं ये हमेशा क्या होती हैं, परपेंडिकुलर निकलती हैं। कैसे निकलती हैं, परपेंडिकुलर, इस तरीके से, ये परपेंडिकुलर सरफेस के क्या होती हैं, ये परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट है इसमें, अगर मान लीजिए कोई प्लेन शीट है और उसको हमने क्या दिया, चार्ज दिया, ये पॉजिटिव चार्ज दिया, तो यहाँ से रेखाएं कैसे निकलती, यूनिफॉर्म। किस तरीके से, यूनिफॉर्म, यानी यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, एक समान होता है। किस टाइप का वैद्युत क्षेत्र होता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है बच्चों। अब देखिए हमने पढ़ा था प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल। तो प्रतिकर्षण बल किस तरीके से लगता है और आकर्षण बल किस तरीके से लगता है। तो ये जो रेखाएं होती हैं, ये हमने रेखाएं बनाई थी प्लस Q और माइनस Q के लिए। तो ये जो रेखाएं होती हैं वो क्या करती हैं, लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। ठीक है ना। जैसे एक लचकदार डोरी है और उसको दो सिरों से बांध दो तो वो क्या करेगी, लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करेगी, और सिकुड़ने की वजह से कौन सा फोर्स लगता है, यहाँ पर आकर्षण बल लगता है। कैसा बल लगता है, आकर्षण। ठीक है ना। और प्रतिकर्षण बल कब लगता है, जब ये रेखाएं क्या करती हैं, इसके परपेंडिकुलर क्या करती हैं, फैलने की कोशिश करती हैं। इस वजह से कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो ये वैद्युत बल रेखाएं हो गई और इनकी प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है बच्चों। आगे हम समझते हैं
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अब देखिए यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि ये जो आवेश था, आवेश है वो क्या कर रहा है, एक बल का अनुभव कर रहा है, तो इस बल को रिप्रेजेंट करने के लिए बल का अनुभव कर रहा है, तो ऐसा आवेश से क्या हो रहा है जिसकी वजह से फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो उस चीज को क्या कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो रिप्रेजेंट कर सकती है कि किसकी वजह से फोर्स लग रहा है, तो वो क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम शॉर्ट में वैद्युत क्षेत्र भी बोलते हैं, एब्रिविएशन रहता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए अगर हमने एक आवेश ले लिया है Q, ये अपने तरफ क्या बना रहा है, एक वैद्युत क्षेत्र बना रहा है, और इस वैद्युत क्षेत्र में एक हमने परीक्षण आवेश रख दिया, ये Q0, इसको क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। अब देखिए परीक्षण आवेश क्या होता है, ये परीक्षण आवेश होता है, इसका जो परिमाण हम लेंगे वो क्या होता है, इसके परिमाण के कंपेयर में बहुत ही कम होता है, यानी इसका जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा वो इसके वैद्युत क्षेत्र को इफेक्ट नहीं करेगा, कोई प्रभाव इस पर नहीं डालेगा, यानी इसके कंपेयर में इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होता है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, परीक्षण, चेक करने वाला आवेश है। और यहाँ पर हमने रख दिया है तो ये क्या करेगा, एक बल लगाएगा इधर की तरफ, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, F/Q0, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये कैसी राशि होती है, एक सदिश राशि होती है, और इसकी दिशा हमेशा किधर होती है, जिधर फोर्स अप्लाई हो रहा हो। किधर होती है इसकी दिशा, हमेशा जिधर फोर्स अप्लाई हो रहा हो। तो फोर्स किधर अप्लाई हो रहा है, इधर अप्लाई हो रहा है, तो EB किधर होगा हमारा, इधर ही होगा। EB किधर होगा, इधर ही होगा। अगर मान लीजिए माइनस चार्ज होता और ये Q0 है, तो ये क्या करता है, इसको अट्रैक्ट करता, तो फोर्स किधर अप्लाई होता है, इस डायरेक्शन में, तो EB क्या हो जाता, इसी डायरेक्शन में हो जाता है। यानी अगर कहीं प्लस की बात आएगी तो उसके लिए वैद्युत क्षेत्र क्या रहेगा, बाहर की तरफ, और माइनस की बात आएगी तो वैद्युत क्षेत्र क्या रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा। ये हमने प्लस और माइनस के लिए बताया था, प्लस से रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं और माइनस में रेखाएं क्या करती हैं, एंटर करती हैं, ठीक है ना। इसका अगर हम परिमाण ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये F/Q0। अगर हम इसके मात्रक की बात करेंगे तो इसका मात्रक देखिए, बल का मात्रक न्यूटन होता है, चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है। अगर हम इसका बिमी सूत्र निकालें तो बिमी सूत्र, बल का बिमी सूत्र क्या होता है, mL/T-2, और चार्ज का क्या होता है, AT। तो ये क्या बन जाएगा, mL, ये ऊपर जाएगा T-3 A-1। ये क्या होता है, इसका बिमी सूत्र होता है। और राशि कैसी होती है, ये सदिश राशि। कैसी राशि होती है, ये सदिश राशि होती है, ठीक है बच्चों। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें यहाँ पता करनी है कि कितनी होगी, ठीक है ना। ये हमने फॉर्मूला तो निकाल लिया, अब हमें ये पता करना है कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है कितना, यानी आप इसके टर्म में हमको लेना है कि ये कितना वैद्युत क्षेत्र बना रहा है, यानी ये कितने वैद्युत क्षेत्र इसको रिपेल कर रहा है। तो यहाँ पढ़ेंगे, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए ये हमने फॉर्मूला निकाल लिया। अब फोर्स हमको पता है कितना लगेगा, Q0/R²। अगर ये डिस्टेंस कितनी मान लें हम, R मान लें, तो कितना फोर्स अप्लाई होगा, F=K Q0/R²। वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम, ठीक है ना। ये हमने क्या निकाला है, ये यूनिट वेक्टर ले लीजिए। अगर इसका हम परिमाण लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये Q/R²। तो आप इस रिलेशन में इसको पुट कर देंगे तो E = हो जाएगा, देखो ये वेक्टर फॉर्म है, हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकाल लेते हैं। तो ये बन जाएगा K Q0/R²/Q0। तो Q0 से Q0 चला जाएगा, तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K Q/R²। यानी ये क्या होती है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है बच्चों। अब देखिए अगर हम इसकी यूनिट की बात, अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, यूनिट की तो बात हमने कर ली, यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम होती है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो E है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/R² के,
अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें ई और आर के बीच में, ई और आर के बीच में, तो ग्राफ कैसा आएगा? हाइपरबोलिक। कैसा ग्राफ आता है? हाइपरबोलिक ग्राफ आता है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें ई और 1/r स्क्वायर के बीच में, तो ये ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या हो गया? इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हमने वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा। एक बार इसका बता देते हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर एक अन्य आवेश वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? यानी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं जिन पर कोई एक स्वतंत्र धनावेश या फिर पृथक्कृत धनावेश क्या करता है? गति करता है। तो वो रेखाएं क्या कहलाती हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। हमने वैद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जिसमें हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि वैद्युत बल रेखाएं प्लस से निकलती हैं और माइनस में जाके समाप्त हो जाती हैं। यानी इनका एक इनिशियल पॉइंट होता है और एंड पॉइंट भी होता है, ये लौट के नहीं आती हैं। और प्लस अगर आवेश है, कोई सिंगल आवेश है, तो प्लस से आवेश रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी और माइनस में रेखाएं अंदर की तरफ आती हैं। और अगर प्लस और माइनस रख दिया जाए तो प्लस से निकल के माइनस में एंटर करती हैं। और वैद्युत बल रेखाएं हमेशा कैसे निकलती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। और दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, क्योंकि जहाँ क्रॉस होता है उस पॉइंट पर हम क्या कर सकते हैं? दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, जो एक रेखा के लिए किसी बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र बताता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। जहाँ रेखाएं पास पास होंगी वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, और जहाँ वैद्युत रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। और अगर कोई प्लेट है, प्लेन शीट है कोई, वहाँ को अगर चार्ज दिया जाए तो वहाँ से कैसा निकलता है? एक समान वैद्युत क्षेत्र बनता है। फिर इसके बाद हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक भौतिक राशि होती है जो ये बताती है कि जो दूसरे परीक्षण आवेश था उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो वो रिप्रेजेंट करती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और किसी बिंदु आवेश के कारण हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये ड्राइव किया, E = KQ/r², और ये ग्राफ है। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जय हिंद।